नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना, मेरे साथ है मेरे सहयोगी विशाल। और आज दिन की सबसे बड़ी खबर का एनालिसिस करने के लिए इस वक्त हम दोनों यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी ने अपने संगठन में कुछ नए चेहरों को जगह दी, एक बड़ा फेरबदल दिखाई दिया है बीजेपी के इस संगठन में। और नितिन नवीन जिन्होंने 6-7 महीने पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाली है, यूं कहें कि उन टीम नितिन नवीन के नए धुरंधरों के चेहरे और नाम सामने आ चुके हैं। किन किन नामों को शामिल किया है विशाल इसमें? बिल्कुल, देखिए बहुत लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कौन वो नाम होंगे और लगातार कयास लगाए जा रहे थे। तो सबसे पहले बात करें रचना जी, अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जो हम बात करें, बीजेपी की पूरी टीम है जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री और आगे सभी मोर्चों के अध्यक्ष शामिल रहते हैं। तो उपाध्यक्षों की बात करें तो इसमें एक जो सबसे यूनिक चीज़ मैंने नोटिस करी रचना जी, देखिए टोटल 13 उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की इस नई टीम में, जिसमें से 6 महिलाओं को जगह मिली है। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती रही है 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन, चाहे अभी आप देखिए जो संसद में बिल भी पेश किया गया था, तो उसके हिसाब से देखिए जो 13 में से 7 महिलाओं को जगह दी गई है। और उसमें देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया जो पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनको एक बार फिर से जगह मिली है। और ये एक इंपॉर्टेंट नाम इसलिए भी है रचना जी, बहुत लंबे समय से ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे, ऐसी भी गलियारों में चर्चा थी कि वसुंधरा राजे क्या पार्टी की सीनियर लीडरशिप से नाराज चल रही है, क्या ऐसा कुछ है। लेकिन बहुत सारी, खासतौर पे जब हमने राजस्थान के इलेक्शन में भी देखा था कि उनकी नाराजगी की बात चल रही थी। फिर जब लोकसभा इलेक्शन हुआ 2024 में, तब भी कहा जा रहा था। लेकिन इसने ये जो नई टीम बनी है जिसमें वसुंधरा राजे को शामिल किया गया है, तस्वीर बहुत साफ हो गई। बिल्कुल। और तीरथ सिंह रावत देखें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, उनको भी जगह मिली है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राम माधव, देखिए अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की इस लिस्ट में एक नाम जिस पर सबसे ज्यादा मतलब तवज्जो दिया जाना चाहिए, जो सबसे की फोकस होना चाहिए इस लिस्ट का, वो है राम माधव। आप देखिए राम माधव भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री के पद पे भी रहे हुए हैं और इससे पहले जम्मू कश्मीर का वो वाला इलेक्शंस जो थे, जो उस समय पे थे जिसमें पीडीपी के साथ अलायंस हुआ था बीजेपी का, उस समय भी उनकी एक बहुत अहम भूमिका रही थी। और राम माधव का एक बार वापस से इस टीम में आना एक बहुत बड़ा संकेत है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कैपेसिटी में उनको वापस लाया हुआ है। हालांकि बीजेपी में आप देखिए सबसे बड़ा दायित्व कुछ होता है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, तो राष्ट्रीय महामंत्री होता है। राष्ट्रीय महामंत्री उनके सेकंड इन कमांड्स होते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनका आप समझ लीजिए वहीं से सारा सिस्टम चलता है। तो इससे पहले वो खुद महामंत्री रहे हैं और एक बार वापसी वो संगठन में कर रहे हैं। इससे पिछले टीम में उनकी नहीं थी, उनके लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन इस बार उनको वापस एक बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में लाया गया। और डी पुंदेश्वरी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश से आती हैं, क्योंकि बीजेपी ने ये जो पूरी लिस्ट है विशाल, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, जिसका जिक्र आपने पहले किया, कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। 33% आरक्षण के बाद जो संसद में कही बीजेपी ने, उसका असर दिखाई दे रहा है कहीं नहीं। देखिए वो एक इंग्लिश में बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट योर होम फर्स्ट, तो उसी तरीके की चीजें हैं कि अगर आपको अपने संगठन, आप इसकी बात कर रहे हैं क्या, लेकिन आपके संगठन में वो चीज देखने को मिल रही है, तो मुझे लग रहा है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में तो बिल्कुल देखने को मिल रही है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय महामंत्री का अगर हम अभी जिक्र कर रहे थे, एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में था, स्मृति ईरानी बीजेपी की नई टीम का हिस्सा हो सकती है। माना जा रहा था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर किसी ना किसी कैपेसिटी में उनको शामिल किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है, स्मृति ईरानी को एज ए राष्ट्रीय महामंत्री पार्टी में जगह मिली है एक बार। और मैं जो जितना देख पा रहा हूँ, बहुत इससे पिछली बार की अगर आप टीम देखेंगे तो उसमें किसी भी महिला की राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पे जगह नहीं थी। तो स्मृति ईरानी, और अभी भी अगर मैं आपको महामंत्रियों के नामों की जिक्र करूं, विनोद तावड़े। अच्छा, सबसे पहले इसमें की हाईलाइट ये भी है, देखिए 2 ही राष्ट्रीय महामंत्री इस बार रिपीट हुए हैं, विनोद तावड़े और सुनील बंसल। सुनील बंसल का लगभग समझ लीजिए कंफर्म माना जा रहा था, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरीके का उनका अनुभव रहा है। आप देखिए इससे पहले बंगाल चुनाव का इस बार जो हीरो माना गया उन पर था, और बंगाल चुनाव के हीरो रहे हैं और बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है। जैसा कि पहले भी आपसे बात हुई थी, सुनील बंसल का बहुत बड़ा रोल है बिल्कुल वेस्ट बंगाल में जीत में। बिल्कुल, बहुत बड़ी भूमिका सुनील बंसल की रही थी। तो ये लगभग माना जा रहा था सुनील बंसल इस टीम में रहेंगे, तो उनको भी पार्टी ने रिपीट करा एज ए राष्ट्रीय महामंत्री। रिवॉर्ड देती है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल। देखिए जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिसका काम अच्छा होगा, कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी कैपेसिटी के रूप में रिवॉर्ड दिया जाता है। और पार्टी ने शायद वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है, चाहे वो बात हो विनोद तावड़े की, चाहे वो बात हो सुनील बंसल की। बाकी सभी महामंत्रियों को हटाया गया है, जिसमें से एक महामंत्री जो तरुण चुग हैं, अभी राज्यसभा के सांसद भी बने हैं, उनको पार्टी ने इस वक्त कुछ और जिम्मेदारी दी। उनको राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी के रूप में पार्टी ने शिफ्ट कर दिया राष्ट्रीय महामंत्री से। लेकिन मैं वापस से उस टॉपिक पे आना चाहूंगा रचना जी, हम बात कर रहे थे स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी को इस एलीट लिस्ट में, राष्ट्रीय महामंत्री की लिस्ट में शामिल किया गया है। और आप सोचिए
इसमें सिर्फ बात ये नहीं कि उस लिस्ट में शामिल होना एक बड़ी बात है, लेकिन आप देखिए आपका कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, आपका काम करने का तरीका भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यही राष्ट्रीय महामंत्री, यही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं जो पार्टी के अलग अलग राज्य में प्रभारियों के रूप में नियुक्त होते हैं। और आने वाले सालों में जिस तरीके से अलग अलग विधानसभा में आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, गोवा की बात करें और 2029 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो उस समय भी इन राष्ट्रीय महामंत्रियों की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। स्मृति ईरानी पर वापस आएंगे, और स्मृति ईरानी का जिक्र होना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव जब वो हार गई, तो उसके बाद वो पॉलिटिक्स में बयान देती हुई बहुत मुखरता से, जो उनका नेचर है, जैसी हैं स्मृति ईरानी हमेशा से रही हैं, वो कोई वैसा रोल दिखाई नहीं दिया। उनकी बाइट्स आती थी, हम लोग चलाते थे बहुत, लेकिन जिस तरीके से मुखरता के लिए स्मृति ईरानी फेमस है, उस तरह की कोई मुखरता 2024 जब वो लोकसभा चुनाव हार गई तो दिखाई नहीं दी, थोड़ी सी डाउन दिखाई दी। लेकिन अब जो है एक बहुत बड़ा पद दे दिया है, जैसा कि विशाल ने बताया कि महामंत्री का पद दिया है, तो स्मृति ईरानी के लिए भी चैलेंजेस और ज्यादा होंगे। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल सेटबैक स्मृति ईरानी के पर्सनल करियर के लिए जरूर था। राहुल गांधी के सामने चुनावी मैदान में थी, और जिस तरीके से राहुल गांधी को उनके गढ़ में हराया था, उसके बाद से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, कॉन्फिडेंस था पार्टी को, लेकिन वो सीट अपनी लूज कर जाती है। उसके लिए यूपी का रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे तो लोकसभा सीट में काफी ज्यादा डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए स्मृति ईरानी की जो आप देखिए जो जितनी अच्छी वक्ता है, वो जिस तरीके से अटैकिंग वे में वो अपनी बात रखती है और बहुत स्मार्टली, बहुत एलिगेंटली अपनी बात रखती हैं। और आप देखिए पार्टी का स्टैंड, जब भी राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट आता है, राहुल गांधी की तरफ से कोई भी पहले स्टेटमेंट आता है तो उसके आगे बिल्कुल, मैंने आप देखिए, हम लोग लगातार कवरेज करते हैं, हम देख रहे थे राहुल गांधी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आता है तो बीजेपी आज राष्ट्रीय महामंत्री जरूर बन गई हो, लेकिन इससे पहले भी पार्टी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मृति ईरानी को भेजा है और उस काम पे लगाया है। और मुझे लगता है उनकी बात, जिस तरीके से कहने की उनकी जो क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं उनको एक एडवांटेज है और इसी वजह से पार्टी उनको आगे बढ़ा भी रही है। और मुझे लग रहा है अब रचना जी, बड़ी बात यह है, अब बात सिर्फ एक अच्छा वक्ता होने की नहीं है, बात है एक अच्छा लीडर होने की, क्योंकि अब राष्ट्रीय महामंत्री के रोल में उनको आगे और भी बड़े बड़े चैलेंजेस मिलेंगे। और 2027 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देश के उन बड़े राज्यों में इलेक्शन है जहां पर बीजेपी का होल्ड माना जाता है। तो 2027 के हिसाब से इस पूरे संगठन की जो तैयारी है, जो बीजेपी ने नए संगठन का ये पूरा खाका पेश किया है, ये जो नए संगठन में मेंबर्स हैं, धुरंधर हैं टीम नितिन नवीन के, वो कितने सक्सेसफुल होंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन भी हो, तो भी लोकसभा इलेक्शन जैसा ही लड़ती है। रचना जी, उपाध्यक्षों की हम बात करेंगे तो उसमें प्रोफेसर तारिक मंसूर का नाम भी उत्तर प्रदेश से शामिल किया गया। अब देखिए लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल देश में बनाया जाता है कि अल्पसंख्यक या फिर क्या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को क्या बीजेपी लेने से बचती है। तो देखिए पिछली बार भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात करें तो केरला से एक अल्पसंख्यक समाज के जो व्यक्ति थे वो पार्टी के राष्ट्रीय टीम में थे, लेकिन तारिक अनवर यूपी से, तारिक मंसूर जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश थे, और उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव भी होने वाले हैं। तो ये भी एक अहम पॉइंट है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात करें। वही राष्ट्रीय मंत्री पे अब हम आ जाते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री की जब हम बात कर रहे थे, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बिप्लब कुमार देखिए त्रिपुरा के सीएम भी रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और मैंने एक बात बताई, हम महामंत्रियों की बात कर रहे थे, हमने स्मृति ईरानी की बात करी, हमने सुनील बंसल की बात करी। हमें इसमें यह भी देखना होगा, पिछली बार की जो राष्ट्रीय टीम देखी गई थी और राष्ट्रीय महामंत्रियों का जब जिक्र उसमें हुआ था, तो कई नाम ऐसे भी थे जिसमें कहीं ना कहीं शॉकिंग एलिमेंट आया था कि ये कौन है, ये कौन सा चेहरा हो सकता है, जहां पार्टी ने कहीं ना कहीं लोगों को काफी आश्चर्यचकित करा था कि ऐसा नाम राष्ट्रीय महामंत्री पद पे आ गया। डॉक्टर सतीश पुनिया की राजस्थान से बात कर लें, गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश से, हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से, और संजय भाटिया हरियाणा से। वही है, लगातार सबने सोशल मीडिया पे जिक्र भी सुना होगा, मनोहर लाल खट्टर के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी। तो राष्ट्रीय महामंत्री में ये मेजर हाइलाइट्स हमें देखने को मिली। वहीं राष्ट्रीय मंत्री की बात करें तो इस बार वो नंबर्स बढ़ाए गए हैं, 16 राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किए गए हैं। कविता पाटीदार मध्य प्रदेश से, के सुरेंद्रन केरलम से, डॉक्टर भोला सिंह उत्तर प्रदेश से, प्रदीप वर्मा झारखंड से, जगदीश ईश्वर भाई पटेल गुजरात से, संदीप पाठक दिल्ली से। अब आप देखिए संदीप पाठक अभी लगातार दूसरी पार्टियों से भाजपा में कुछ नेता आए हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। आम आदमी पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा से, तो उसमें से एक नाम थे, दो सबसे प्रमुख नाम जो थे वो राघव चड्ढा और संदीप पाठक थे। संदीप पाठक को भी इस लिस्ट में जगह मिली है, जो एज अ राष्ट्रीय मंत्री उनको पार्टी ने जगह दी। और संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ रहे हैं। मैं आपको अगर उनके आम आदमी पार्टी के अंदर की पोजीशन बताऊं
बताऊं तो आम आदमी पार्टी में वो मुख्य संगठन का जो मेन काम था, जो कोर था, वो संदीप पाठक मैनेज करते थे। तो ऐसे में वहां से भी आए, बाहर तो से आए एक्सपीरियंस जो है वहां का भी लेकर आए हैं और राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर बेहतर काम कर सकते हैं जी। और उसमें आप देखिए अनिल एंटनी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। अनिल एंटनी केरलम से उनको ये अनिल एंटनी रिपीट हुए हैं, इससे पहले भी वो राष्ट्रीय मंत्री प्रवक्ता रहे हैं। और अनिल एंटनी AK एंटनी के सुपुत्र हैं, जो देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। कांग्रेस के सभी लोग भली भांति परिचित हैं। वहीं दिल्ली की भी बात करें तो इससे आगे M वेंकटेशन तमिलनाडु से, मनोज टिग्गा पश्चिम बंगाल से, सिद्धार्थ शंभू बिहार से, स्वदेश सिंह दिल्ली से, मृगांका देव बर्मन असम से, रोहन गुप्ता गुजरात से और जयप्रकाश दिल्ली से। जयप्रकाश जो है वो दिल्ली में JP छाबड़ी हैं, एक बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से कार्यरत हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, राष्ट्रीय महामंत्री एक इंपॉर्टेंट पोजीशन रह चुकी है। तो JP जी जो है वो दिल्ली में लगातार कई बार महामंत्री और उपाध्यक्ष के पदों पर रह गए हैं। और पार्टी क्या करती है, जब वो इस तरीके की लिस्ट बनाती है तो उसको वो ये मेक श्योर करती है हर जगह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, हर समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, युवा हो, महिला हो। तो दिल्ली के खाते से भी अगर देखें तो जयप्रकाश को उधर जगह मिली। और जो राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी हैं, जैसे कि आपने बात की, श्री तरुण चुघ पंजाब से आते हैं। पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक नाम हम अभी और भी मिस करें, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का नाम भी देखिए, सबसे बड़ा नाम। अगर हम कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट से सीधा एक नाम जो इस लिस्ट में शामिल किया गया, पीयूष गोयल, जो आप समझ लीजिए ट्रेजरी बेंचेस जिसे कहते हैं, कि एक समझ लीजिए कैबिनेट के कोर कैबिनेट मिनिस्टर्स में से एक पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के तौर पर इस टीम में जगह दी गई है। और बीजेपी में एक फॉर्मूला भी होता है, आप जानते हैं कि एक पद और एग्जैक्टली कि दो डिफरेंट पद पे नहीं रह सकते। हालांकि इसके बाद एक कैबिनेट रीशफल भी एक्सपेक्टेड है, माना जा रहा है इसके बाद कैबिनेट रीशफल होगा। तो मुझे लगता है कि उसमें दो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा जो PM के साथ कैबिनेट में सदस्य हैं, उनका भी कैबिनेट का पद जा सकता है कि वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं अगर हम पंकज चौधरी की बात करें, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वो भी कैबिनेट में मंत्री है, उनका भी क्या कहते हैं कैबिनेट की सीट जा सकती है। और पीयूष गोयल की भी हो सकता है जा सकती है। हालांकि ये सब स्पेकुलेशन है, आगे क्या होगा वो समय पार्टी ही बता पाएगी। वहीं सह कोषाध्यक्ष उनके साथ डॉक्टर श्री राजेश मंगल को राजस्थान से लिया गया है। और कार्यालय प्रभारी आप तरुण चुग जी की बात करें। हाँ, तरुण चुग एक बड़ा नाम है, पंजाब से आते हैं। इतने बड़े राष्ट्रीय कार्यालय का प्रभारी बनाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंजाब में अगले साल इलेक्शन होने हैं और उसे मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो संगठन में एक बड़े हिस्सेदारी को, एक बड़े काम को करने के लिए इन्हें चुना गया है। बिल्कुल। देखिए तरुण चुग जी का अगर हम बात करें, हमने बोला राष्ट्रीय महामंत्री जो पिछली बार के थे उसमें से 2 को रिपीट किया गया और एक का रोल बदला गया है, जो है राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी के रूप में तरुण चुग को रखा गया है। अब इनके साथ देखने वाली बात ये भी है कि ये खुद तरुण चुग को अभी राज्यसभा से भेजा गया है पार्टी के द्वारा, तो उनको राज्यसभा की सीट भी मिली। और पंजाब कहीं ना कहीं एक सबसे अहम गढ़ माना जा रहा है बीजेपी के लिए, कि एक उनको देखना है, उस जगह को भेदना है आम आदमी पार्टी के लिए। तो तरुण चुग पंजाब का एक बहुत बड़ा चेहरा है। कहीं ना कहीं पार्टी उनको भी एम्पावर करना चाह रही है और उनके माध्यम से भी एक मैसेज देना चाह रही है कि हम पंजाब को सीरियसली ले रहे हैं। और संबित पात्रा का भी नाम इसमें शामिल है, नॉर्थ ईस्ट संयोजक उन्हें इस बार बनाया गया, ओडिशा से आते हैं। बिल्कुल, ये देखिए कुछ एक नया देखने को मिला है, एक नॉर्थ ईस्ट का अलग से संयोजक बनाया गया, जिसमें डॉक्टर संबित पात्रा इससे पहले भी कई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखते रहे हैं। और वहीं बात करें उनके सह संयोजक तो राजीव बब्बर, ये भी दिल्ली से आते हैं, ये भी विद्यार्थी परिषद में काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं और कई बार विधानसभा को चुनाव भी लड़े हैं कहीं, लेकिन इनको जीत नहीं हासिल हो पाई। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स आए हुए हैं। तो इनको भी संबित पात्रा के साथ उनके डेप्यूटी के रोल में रखा गया। तो इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से संयोजक राजीव बब्बर का जैसा आपने बताया, तो उसके अलावा प्रकोष्ठ संकुल संयोजक विष्णु दत्त शर्मा जी, ये सांसद भी हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और ये भी ABVP के बैकग्राउंड से आते हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड के कई लोगों को कई जगहों पर, मतलब ये तो देखिए बीजेपी हमेशा वैलिडेट करती है और उन सबको जगह देती है। और ये जो पूरी लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट में एक बैलेंस जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि युवा चेहरे तो हैं, नए चेहरे, युवा चेहरे तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ अनुभव जिनके पास है उन चेहरों को भी इसमें बहुत ही बैलेंस तरीके से शामिल किया गया है। स्मृति ईरानी इसमें है, तमाम बड़े बड़े चेहरे जो काफी वक्त से हमें लग रहा था कि वो थोड़े से ठंडे पड़े हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो चेहरे मुखरता उनकी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उन सब चेहरों को जगह मिली है। और इसमें मुझे जो 3 बहुत बड़े नाम समझ आते हैं वो स्मृति ईरानी है, वो ex-PM जो है राजस्थान की, वसुंधरा राजे हैं और राम माधव, ये 3 बड़े चेहरे हैं। लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने अपनी सोशल
सोशल मीडिया विंग में भी बड़े बदलाव किए हैं, उसके बिल्कुल। बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए मीडिया संयोजक की बात करें तो अनिल बलूनी जो उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड के बहुत बड़े लीडर हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, पिछली बार भी वही थे, उन्हीं को रिपीट किया गया है, लेकिन उनके सह संयोजकों की टीम बढ़ाई गई है और उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। डॉक्टर श्री आशीष उषा अग्रवाल को मध्य प्रदेश से जो उनका सह संयोजक बनाया गया, और उसमें दो बड़े नाम और भी है, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव। तो देखिए प्रदीप भंडारी ऑलरेडी मीडिया फ्रेटर्निटी का हिस्सा रह चुके हैं और उसके बाद लगातार वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। और देखिए एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट एक ऐसे समय पे आई है जहां पूरे देश में एक जेनजी एजिटेशन चल रहा है, जहां पे इतना बड़ा एक आंदोलन हुआ और उसके बाद सरकार को कहीं ना कहीं झुकना भी पड़ा, और उसके बाद जब पार्टी ने अपनी इस तरीके की टीम बनाई है तो उसको ये भी मेक श्योर करना है क्या जेनजीज के बीच में उनकी बात पहुंच पा रही है कि नहीं। तो ऐसे दो नाम मुझे इस लिस्ट में दिख रहे हैं। हालांकि प्रवक्ताओं की लिस्ट आनी अभी बाकी है, जिसमें श्री प्रदीप भंडारी को दिल्ली से भेजा गया है जो और सिद्धार्थ यादव को भेजा गया है। दोनों ही युवा चेहरे हैं और प्रदीप भंडारी जी ऑलरेडी मीडिया का पढ़ रहे हैं, सिद्धार्थ यादव ऑलरेडी मीडिया में पैनल्स में लगातार अपनी बात रख रहे हैं और बहुत अच्छे से कहते आए हैं, और ये भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने एबीवीपी में काम किया है, स्टूडेंट लीडर रहे हैं, और उसके बाद अब ये हरियाणा से हैं मूलतः, और लगातार इनको भी पार्टी प्रमोट कर रही है। अभी प्रवक्ता बनाया था, मीडिया प्रभारी के रूप में ये अनिल बलूनी के साथ काम करेंगे। और सोशल मीडिया संयोजक के तौर पर एक बड़ा बदलाव जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि दीपक मस्के जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, पहले अमित मालवीय थे। तो ये इस बड़े बदलाव के पीछे वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ये एक आप जिक्र सुनते होंगे, बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां होती हैं या फिर बाहर जो प्रोपेगेंडा एजेंडा जो भी कहते हैं उससे बोलते हैं, तो बोलते हैं कि आईटी सेल का नाम दिया हुआ है उन्होंने बीजेपी सपोर्टर्स को कि आईटी सेल। तो उस आईटी सेल को बहुत लंबे समय तक हेड करने वाले अमित मालवीय थे, जो लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे हैं, और जहां भी उनको अपोजिशन को काउंटर अटैक करना होता है, उनके किसी प्रोपेगेंडा को बस्ट करना होता था, तो उससे रिलेटेड कोई वीडियो लाना, सामने बड़े बड़े रेवलेशंस करना, वो काम अमित मालवीय करते थे और बहुत बढ़िया उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया पे काम करा था। तो इसका सबसे बड़ा जो आज इस लिस्ट में हम 2-3 हमने नामों के जिक्र करा, तो ये भी एक नाम है कि अमित मालवीय को इस टीम में जगह नहीं मिली है, उनको रिपीट भी नहीं किया गया और उनको रिप्लेस किया गया है जो दीपक महस्के ने छत्तीसगढ़ से रिप्लेस किया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय से काम देख रहे हैं, और इनकी अगर आप बैकग्राउंड में जाकर इनको खंगालेंगे, इनको देखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी 2009 से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आईटी सेल का काम देखते रहे हैं। और काफी एक कहते हैं बीजेपी में एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भी होती है और बीजेपी के अलग अलग तमाम आयाम होते हैं, उसमें बीजेपी का काम देखते रहे हैं, और अभी भी कैबिनेट रैंक के लेवल पर ये छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। और इस वक्त इनको देखिए, एक समय था जब बीजेपी में संगठनात्मक रूप से महामंत्री, उपाध्यक्ष, इन सभी पदों पे कौन है ये सब मैटर करता था, और ये सारे दूसरे टाइप के पदों को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। बट आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम पे, जब इस तरीके की पोजीशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखती है, क्योंकि उसी से नैरेटिव सेट किए जाते हैं, उसी से सोशल मीडिया देखा जाता है। तो दीपक महस्के के हाथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके से उसको ये संभालेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही सारी चीजें चल रही हैं। किस तरीके का परसेप्शन पब्लिक के बीच में, सोशल मीडिया में लोगों के बीच में बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में ये रोल मिलना और अमित मालवीय के शूज को फिल करना कितना इंपॉर्टेंट होगा। अभी ये जो पूरा माहौल चल रहा है देश में फिलहाल, उसे लेकर तो अभी स्थिति और भी ज्यादा विकट है, जिसमें बीजेपी जो है पुरजोर कोशिश में है कि कम से कम सामने जो विपक्ष है या जो अटैक हो रहा है उस पर, उसका जवाब किस तरीके से दे। पुराने लीडर्स की बात करेंगे तो जेपी नड्डा से लेकर धर्मेंद्र प्रधान से लेकर बहुत बड़े बड़े लीडर्स इसी पद पे नेतृत्व कर चुके हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। और अभी अगर पिछले कुछ सालों की बात करूं तो इससे पहले इसकी कमान तेजस्वी सूर्य के हाथ में है, जो अभी बेंगलोर से सांसद भी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप देखिए, बहुत ही इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है, हमेशा संसद में भी अपनी बात बहुत दो टूक रखते हैं और बहुत रिसर्च के साथ, नेता माने एग्जैक्टली रिसर्च और फैक्ट्स के साथ अपनी बातें रखते हैं तेजस्वी सूर्य। उनको रिप्लेस करके डॉक्टर हिमांशु जोशी को दिया गया है। ये गुजरात के वडोदरा सीट से सांसद हैं और 35 साल इनकी आयु है। और आप देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं, तेजस्वी सूर्य से पहले ये पद अनुराग ठाकुर के पास था। तो आप समझिए कि ये पद महत्वपूर्ण पद है, इतना महत्वपूर्ण पद है। और हमने अभी बात करी जेन जी, सोशल मीडिया, तो आप देखिए युवा मोर्चा का भी अभी समय समय में काम बदलेगा। इस बार युवा मोर्चा की जिम्मेदारी है कि अगर आप युवा मोर्चा जैसे बड़े इंपॉर्टेंट विंग को संभाल रहे हैं, तो आपके हाथ में ये चीज होगी कि किस तरीके का युवा देश में बात कर रहा है, क्या युवाओं तक भारतीय जनता पार्टी अपना मैसेज पहुंचा पा रही है, क्या युवाओं तक बीजेपी की योजनाएं पहुंच पा रही है। ये पूरी जिम्मेदारी हिमांशु जोशी और 2029 का इलेक्शन हम नहीं भूल सकते। एक बड़ी आबादी जो है वो भारत की वैसे भी युवा है, और ऐसे लोग 2029 में वोट डालने वाले हैं जो आज जेन ज़ीज़ कहलाते हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ा टारगेट जो है बीजेपी के पास है, क्योंकि अभी जो दिखाया जा रहा है, कम से कम कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ
जी। जंजीज जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। वो नाराज़गी कभी-कभी हमें दिखाई भी दे रही है रुक-रुक कर। और कहीं ना कहीं इस टीम में हमें वो चीज़ देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यम से उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, चाहे वो युवा मोर्चा अध्यक्ष में किस एज के व्यक्ति को आप वो पद दे रहे हैं, उसके अलावा उससे पहले कि आप अपनी मेन टीम में रिप्रेजेंटेशन कितना दे रहे हैं। क्योंकि देखिए बातें दो ही जगह आकर अटक रही है, महिला और युवा। तो वो रिप्रेजेंटेशन अगर आप उसकी बात करेंगे, बट क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दिखेगी, वही मैंने बताया था चैरिटी बिगिंस एट योर होम फर्स्ट, तो मुझे लग रहा है वो आपको दिखानी पड़ेगी अपनी टीम के अंदर। और ये शुरुआत मुझे लगता है नीति नवीन ने कर दी है। उनके जितने धुरंधर है इस पूरी संगठन में जो बदलाव हुआ है उसमें महिलाओं को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। महिला मोर्चा अध्यक्ष की बात करें तो रूप कुमारी चौधरी को छत्तीसगढ़ से जो हैं सांसद भी हैं वो, और उनको इसकी कमान दी गई है, तो वो महिलाओं का सारा काम देखेंगे। और ओबीसी मोर्चा अमरपाल मौर्य उत्तर प्रदेश से आते हैं, किसान मोर्चा बंसीलाल गुर्जर मध्य प्रदेश से आते हैं, एससी मोर्चे की जिम्मेदारी शिवेश कुमार राम को दी गई है जो बिहार से आते हैं, एसटी मोर्चे की डॉक्टर मन्ना लाल रावत राजस्थान से, और अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी श्री कुंवर बासित अली को दी गई है जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। और जाहिर सी बात है ये जो पूरी लिस्ट है उसमें यूपी का थोड़ा डोमिनेशन भी हमें देखने को मिला है। काफी सारे जो नाम है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। 2027 में एक सबसे बड़ा सूबा, वहां पर चुनाव होने वाले हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है विशाल इनके कंधों पर ये है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या तीसरी बार हैट्रिक जो है बीजेपी जीत के लगा पाती है कि नहीं। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जो हमें दिखाई दिया वो बीजेपी से काफी निराश दिखे तमाम वहाँ के जो वोटर्स हैं, लेकिन वो नाराजगी दूर करके यूपी में 2027 में बीजेपी कैसा परफॉर्म कर पाती है और वो बेहतर परफॉर्म करे, उसमें मुझे ये पूरा डोमिनेशन जो है ना इस पूरे संगठन में जो बदलाव है उसमें यूपी का दिखाई दे रहा है। देखिए जब एक वो हम बात करते हैं ना फ्रीक्वेंसी मीटर की, अप्स एंड डाउन्स, तो बीजेपी की अगर हम पिछले कुछ सालों की जर्नी देखें तो अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा दिखे नहीं। या तो एक बहुत बड़ा डाउन दिखा जो 2024 के इलेक्शंस में हमने देखने को मिला। 2024 के इलेक्शन में देखा कि इतना बड़ा सेटबैक लगा, लेकिन उसके बाद से जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए वहां बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस इस बार देखने को मिला वो पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिला था। आप देखिए कई स्टेट्स आपने रिटेन करी और कई जगहों पर आप जीते। वेस्ट बंगाल जैसा किला जिसे कहा जाता था ध्वस्त करना बहुत मुश्किल है, वहां पर बदलाव की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बदलाव इस पैमाने पर होगा कि सामने वाला विपक्ष बिल्कुल साफ हो जाएगा। और पार्टी किस तरीके से टीएमसी बिखरी है वो हम सब देखते हैं। इसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी, लेकिन बीजेपी ने आउट ऑफ द वे जाकर वहां पर परफॉर्मेंस की और जिससे सुनील बंसल का आपने नाम लिया, जिसे वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो इस पूरे संगठन के बदलाव में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। लेकिन नितिन नवीन की जब बात करते हैं तो बांकीपुर में बाईपोल इलेक्शंस जब मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए आपने अपशब्द देखे, लेकिन पिछले कुछ समय में आपको कई सारे सेटबैक्स देखने को मिले और वो दो सबसे बड़े सेटबैक जो आपने देखे वो इलेक्टोरल विक्ट्री या डिफीट के माध्यम से नहीं है, वो कुछ अलग तरीके से देखने को मिले। आप देखिए एक में तो इलेक्टोरल कह सकते हैं, एक देखिए जेंजी वाला जो आंदोलन हुआ उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे दिखी, पहली बार सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन दूसरी उसी के जस्ट बाद एक बाईपोल्स होते हैं 3 सीट्स पे। गुजरात बीजेपी के लिए बहुत कंफर्टेबल स्टेट है, तो वहां पे जो इलेक्शन होता है वहां बीजेपी बहुत इजीली जीत जाती है। लेकिन 2 सीटें आप देखिए, मध्य प्रदेश में दतिया वाली सीट आप हार जाते हैं, लेकिन वो सीट आपके पास नहीं थी, वो कांग्रेस की सीट थी। लेकिन बांकीपुर जो है वो नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है। नितिन नवीन वहां से आते हैं, वहां से विधायक रह चुके हैं, वहां प्रतिष्ठा दांव पे थी। आप देखिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको आपने बनाया, आप सबसे यंग राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, उनकी साख दांव पे थी, भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पे थी। वहां प्रशांत किशोर चैलेंज दे रहे थे और कई बार माना भी जा रहा था ऐसा कि प्रशांत किशोर, आप देखिए जिस तरीके का नितिन नवीन का खुद का रिजल्ट, और उनके फादर भी वहां से उसी सीट पे रहे थे, उनकी पॉलिटिकल जर्नी की स्टोरी में उनका फादर का बहुत बड़ा रोल है। जब उनके फादर की डेथ हुई तो वहां से उन्होंने उस सीट से कंटिन्यू करा और उस सीट तब से भाजपा के पास थी। लेकिन ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब एक जेंजी एजिटेशन देश में चल रहा है और उसी टाइम पे ऐसा रिजल्ट भी आता है वहां से, और वहां से प्रशांत किशोर जीतते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट जो होते हैं वो हारते हैं। हालांकि नितिन नवीन खुद नहीं थे मैदान में, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा जरूर वहां पे दांव पे थी और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सेटबैक था। उसके बाद अभी राष्ट्रीय टीम आई है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो बात करें असेंबली इलेक्शंस की, चाहे हम बात करें लोकसभा इलेक्शंस की। क्योंकि आप देखिए ये जो टीम अभी बनी है 2029 तक रहेगी, क्योंकि 3 साल का टेन्योर रहता है इस पूरी टीम का, इस पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो 2029 के चुनाव और उससे पहले बहुत सारे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस भी इसी टीम को देखने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आने वाला वक्त जो है 2027 खास तौर पर जो अभी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 2027 में पंजाब में चुनाव होने हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, मणिपुर में
चुनाव होने हैं और ये उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, गुजरात में चुनाव होने हैं, ये वो तमाम स्टेट हैं जहाँ पर इलेक्शन होने हैं। सबसे पहला तो वहीं पर इन्हें अपना शक्ति परीक्षण करना पड़ेगा कि वहाँ पर स्थिति जो है बीजेपी के लिए कितनी अनुकूल बना पाते हैं। तो हमें फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन बीजेपी के संगठन में ये जो बड़ा बदलाव हुआ है उसका असर 2027 से लेकर 2029 तक कैसा रहेगा, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलता रहेगा।